स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज इस वीडियो में अपन जानेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने टाइप होते हैं, कैसे कैसी स्ट्रक्चर होती है, साथ में ये कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करता है और इसकी जो हार्मोन्स की जो फंक्शन होते हैं उन सभी के बारे में अपन इस वीडियो में जानेंगे। और ये सारा अपन NCERT से जानेंगे। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। The pituitary gland is located in a bony cavity called sella turcica and is attached to hypothalamus by a stalk। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन्स दे रखी है सिंपली, जहाँ पे बताया गया है कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये सेला टर्सिका में प्रेजेंट होता है। ये सबसे पहले याद रखिएगा, जो कि बॉडी कैविटी में सेला टर्सिका में प्रेजेंट होता है। सेकंड बात आती है कि ये डायरेक्टली अटैच होता है किससे, हाइपोथैलेमस से, बाय स्टाक। अब जरा देखते हैं ये हाइपोथैलेमस से कैसे कनेक्टेड रहता है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो वहाँ से आप समझ पाएंगे कि इसका कनेक्शन कैसे है। तो यहाँ पर लेफ्ट में डायग्राम दे रखा है जहाँ पे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है। अब ये न्यूरॉन्स देखिए दो है, एक को दिखाया गया है कि एक न्यूरॉन तो जाके पोर्टल सिस्टम से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ से हार्मोन्स रिलीज होते हैं पोर्टल सिस्टम के थ्रू, वो आते हैं सीधा एंटीरियर पिट्यूटरी में। वहीं पे जो राइट वाला जो न्यूरॉन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है सीधा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो ये है पोर्टल सर्कुलेशन। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कहा था कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो पोर्टल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड रहता है। वहीं पे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो कनेक्टेड रहता है डायरेक्टली टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब यहीं पे एक और पार्ट आता है जिसको शो नहीं किया गया है, जिसको अपन कहते हैं पार्स इंटरमीडिया, जिसके बारे में अपन थोड़ा आगे जानेंगे। अब देखते हैं, इट इज़ डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एन एडिनोफाइसिस एंड ए न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें लेफ्ट साइड को अपन बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, जिसमें एंटीरियर पिट्यूटरी आता है। तो ए से एडिनोहाइपोफाइसिस और ए से एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी प्लस पार्स इंटरमीडिया मिलाकर, दोनों को मिलाकर कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, जो कि नेक्स्ट लाइन में दे रखा है कि ये कंसिस्ट करता है दो चीज़ों को, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। द पार्स डिस्टैलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी। तो जैसा कि मैंने बताया, एडिनोहाइपोफाइसिस से ही एंटीरियर पिट्यूटरी और पार्स डिस्टैलिस बनता है। वहीं पे यहाँ पे क्लियरली दे रखा है कि जो पार्स डिस्टैलिस है, पार्स डिस्टैलिस को ही एंटीरियर पिट्यूटरी कहा जाता है। अब देखते हैं ये कौन से हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करता है प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। तो ये जो सारे हार्मोन्स है ये रिलीज करता है एंटीरियर पिट्यूटरी। अब अपन बात करते हैं पार्स इंटरमीडिएट की। तो पार्स इंटरमीडिएट जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन को रिलीज करता है, जिसका नाम है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको कहते हैं MSH। तो याद रखिएगा, ये जो पार्स इंटरमीडिएट है मतलब बीच में जो है, ये सिर्फ एक ही हार्मोन को रिलीज करता है, MSH को। However, in humans, the pars intermediate is almost merged with pars distalis। तो यहाँ पे कहा गया है, इसलिए यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया गया। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो पार्स इंटरमीडिएट है ये बहुत छोटा होता है और ये ऑलमोस्ट पार्स डिस्टेलिस के साथ मर्ज हो जाता है, इसलिए इसको ये ज़्यादातर शो नहीं होता। अब आती है न्यूरोहाइपोफाइसिस, जिसको कहते हैं पार्स नर्वोसा, ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इसको नर्वोसा याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली न्यूरॉन से जुड़ी हुई है हाइपोथैलेमस के, इसलिए न्यूरॉन से होता है कनेक्शन, तो इसलिए पार्स न्यूरोहाइपोफाइसिस का नाम पड़ता है। अब अपन बात करते हैं कि जो पार्स नर्वोसा है, डेट मीन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये कौन से हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, याद रखिएगा। Stores and releases two hormones called oxytocin and vasopressin, which are actually synthesized by the hypothalamus and are transported axonally to the neurohypophysis। ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये कभी भी कोई सा भी हार्मोन खुद नहीं बनाता, ये सिर्फ इसको स्टोर करता है और सीक्रेट करता है। और वो कौन से दो हार्मोन है, वो है
ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। तो ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन बनाता कौन है? इसको बनाता है हाइपोथैलेमस, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसको स्टोर करता है और सीक्रेट करता है। अब अपन जान लेते हैं कि ये जो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स अपन ने जाने इनका फंक्शन क्या होता है। ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट्स एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी leading to gigantism, and low secretion of growth hormone results in stunt growth resulting in pituitary dwarfism। तो ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन होता है बॉडी की ग्रोथ होना, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो जाइगेंटिज्म होता है, बॉडी की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है और कम रिलीज होता है तो बॉडी की ग्रोथ कम रह जाती है। प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन दैम। तो जो फीमेल्स में जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसको कंट्रोल करता है प्रोलैक्टिन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से जो थायराइड हार्मोन रिलीज होता है उसको स्टिमुलेट और सिक्रीशन करने के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है। एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH जो है ये स्टिमुलेट एंड द सिंथेसिस stimulates the synthesis and secretion of steroid hormone called glucocorticoids from the adrenal cortex। adrenal cortex से जो glucocorticoid होता है उसको stimulate और secrete करने के लिए ACTH रिलीज होता है। अब बात आती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो दोनों है ये स्टिमुलेट करते हैं गोनाडल एक्टिविटी को एंड हैंस आर कॉल्ड गोनेडोट्रोपिन्स। तो इनको गोनेडोट्रोपिन्स कहा जाता है। इन मेल्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन फ्रॉम द टेस्टिस। तो अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये एंड्रोजन के रिलीज होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वहीं पे एंड्रोजन में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो उसको अपन बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। इन मेल्स follicular stimulating hormone and androgen regulates spermatogenesis। तो अपन जानते हैं मेल्स में FSH और ये जो एंड्रोजन होता है इन दोनों की एक्टिविटी दोनों मिलाकर रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। इन फीमेल्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंड्यूसेस ओवुलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल जिसको अपन ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेनेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओवुलेशन। तो ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जैसा कि अपन ने चैप्टर में पढ़ा था एक एलेज सर्ज होता है जहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण जो ग्राफियन फॉलिकल से वहाँ से ओवुलेशन होता है उससे जो ओव्यूल है वो बाहर आता है, इसी को अपन कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल से जो ओवुलेशन है वो होता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन stimulates growth and development of ovarian follicles in female। ये जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल्स में। MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन द मेलेनोसाइट, मतलब ये जो मेलेनिन कंटेनिंग जो सेल्स होती है इनके ऊपर ये एक्ट करता है और क्या करता है रेगुलेट्स पिगमेंट ऑफ द स्किन। तो अपनी बॉडी की जो स्किन पिगमेंटेशन है उसको ये कंट्रोल करता है। Oxytocin acts on the smooth muscles of our body and stimulates their contraction। ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ये अपनी बॉडी की स्मूथ मसल्स पे एक्ट करता है और इसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि पार्चुरेशन के टाइम पे भी ज़रूरी होता है। इन फीमेल्स इट स्टिमुलेट्स ए विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जैसे कि मैंने कहा पार्चुरेशन के टाइम पे भी ज़रूरी होता है। और साथ में मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड, तो ये जो मिल्क का इजेक्शन होता है मेमोरी ग्लैंड से उसके लिए भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट आ चुके हैं। पहले आया था प्रोलैक्टिन जो कि मेमोरी ग्लैंड्स में के ग्रोथ के लिए कह सकते हैं और मिल्क के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी था। वहीं पे मिल्क के इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन ज़रूरी होता है। तो दोनों में डिफरेंस है, प्रोलैक्टिन तो बनाएगा और ऑक्सीटोसिन इजेक्ट करने के लिए काम आएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वैसोप्रेसिन एक्ट्स मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट्स reabsorption of water and electrolytes by the distal tubular and therefore reduces loss of water through urine diuresis, hence it is also called as antidiuretic
हार्मोन। तो वैसोप्रेसिन जो होता है, जैसे कि अपन जानते हैं किडनी में दो चीज़ें होती है, पीसीटी या डीसीटी। तो डीसीटी जो पार्ट है वहाँ पे ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कराता है, जिसके कारण जो कंसंट्रेशन है वाटर यूरिन की वो बढ़ जाती है और ये डायूरेटिक हार्मोन की तरह वर्क करता है। तो ये बॉडी से वाटर लॉस नहीं होने देता। तो इसका सिंपल सा ये मीनिंग है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा वैसोप्रेसिन, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं। अब अपन बात करेंगे द पीनियल ग्लैंड की। अब अपन पीनियल ग्लैंड की बात करते हैं तो ये बहुत सिंपल सा ग्लैंड है। द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। पीनियल सिक्रीट से हार्मोन कॉल्ड मेलेटोनिन, ये एक हार्मोन को सिक्रीट करता है जिसको अपन बोलते हैं मेलेटोनिन। ये जो मेलेटोनिन है इसके मल्टीपल फंक्शंस है। मेलेटोनिन प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ए 24 आवर डायूरेनल रिदम ऑफ आवर बॉडी। याद रखिएगा पीनियल जो ग्लैंड है इसके में जो मेलेटोनिन है ये 24 आवर के रिदम के लिए ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल। तो ये जो 24 आवर में जो स्लीप और जो वेक साइकिल होती है इसको भी मेंटेन करने के लिए यही ज़रूरी होता है। साथ में ये बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। और इन दोनों के साथ साथ इन एडिशन मेलेटोनिन आल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म and pigmentation, the menstrual cycle as well as our defense capability। तो यहाँ पे वैसे अगर मैं कहूँ तो ये अगर इसको डीप में जाते हैं तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा है ग्लैंड, लेकिन ऊपर से जो एनसीईआरटी में दिया गया है बहुत सिंपल है। ये क्या करता है, मेलेटोनिन क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, पिगमेंटेशन बॉडी की कलर्स को कंट्रोल करता है और साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है और जो डिफेंस कैपेबिलिटी है इनको भी मेंटेन करता है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे जो पॉइंट है ये अगर डीप में अगर अपन इसको स्टडी करते हैं थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन मेरे को जहाँ तक पता है ये एनसीईआरटी एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा एनसीईआरटी के इतना बाहर से, तो ये यहाँ तक ही पूछा जाएगा। अब अगर अपन इसकी समरी की बात करते हैं तो क्या क्या आती है, ये किस किस चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो ये कंट्रोल करता है 24 आवर जो साइकिल होती है बॉडी की उसको कंट्रोल करता है। सेकंड बात करते हैं तो ये कंट्रोल करता है स्लीप वेक्स जो साइकिल है अपनी उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद कंट्रोल करता है ये बॉडी टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करता है। उसके बाद पॉइंट आता है कि ये मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको कंट्रोल करता है। फिर पिगमेंटेशन को भी ये कंट्रोल करता है और उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल और डिफेंस जो कैपेबिलिटी होती है उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है इस ग्लैंड के जो कि आपको याद रखने ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाहर से आपको कभी क्वेश्चन नहीं आएगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन जानेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में, और इसके बाद आगे जो थायराइड ग्लैंड है उसके बारे में पूरा जानेंगे अपन हर एक पॉइंट के बारे में, और उसके आगे भी अपन जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अपन।